तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, पहले इसका छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन मतलब बहुत गहरे है। और इसको आपने समझ लिया, आर्टिकल 14 को समझ लिया, तो ये समझो कि आधा कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो गया। जितने केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में, मोर और लेस आर्टिकल 14 को तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वो हिट करते ही करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वॉयलेशन होती है, वहां पर शुरू होते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है ये? द स्टेट शेल नॉट डिनाई, द वर्ड इज डिनाई, द स्टेट शेल नॉट डिनाई, द स्टेट शेल नॉट डिनाई। किस चीज को मना नहीं करेगा? डिनाई का मतलब है मना करना। किस चीज को मना नहीं करेगा? टू एनी पर्सन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन, किस चीज को? इक्वलिटी बिफोर लॉ। बिफोर लॉ। तो पहले तो इस पर्सन को समझ लेते हैं। ये जो पर्सन है, ये इसके अंदर सिटीजन भी है और नॉन सिटीजन भी है, इसके अंदर कॉरपोरेशन भी है, सोसाइटी भी है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, उनको भी पर्सन ट्रीट करें। ट्रस्ट भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है। तो इसका मतलब समझ गए आप? तो यहां पर फिर कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कह दिया, और क्या कह दिया? सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ऑफ लॉज। अब ये दो चीज आ गई, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में। हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से क्वालिटी के अंदर कोई क्वेश्चन ना आए। स्टेट कंपटीशन एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता यहां से ना आए। अब ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये कैसा कंसेप्ट है? नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। अब ये कह रहा है या तो ये या ये। यहां वर्ड लिखा होता एंड, तो दोनों को फॉलो करना जरूरी था। और या इसमें से क्या है? एक, कोई भी एक। या होता है ना कि या तो ये ले लो या ये ले लो, तो इसका मतलब क्या है? चॉइस है। तो जहां ये एप्लीकेबल है वहां ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां ये एप्लीकेबल है वहां ये एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं अब। तो पूरा क्या हो गया? ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? कि कानून की नजरों में सब समान है, कि कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। और क्या संभव है कानून एक जैसा व्यवहार करे? जैसे उदाहरण लेते हैं, हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक टर्म आती है मेजर और माइनर। ये कहते हैं कि यदि किसी माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनवैलिड है। तो यहां पर क्या हुआ? इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? यदि ये कहते कि किसी ने भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, यदि वो एज पर लॉ है तो वो वैलिड है, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट होगी, किसमें आ जाएगी? इक्वलिटी बिफोर लॉ, किसी ने भी किया है। लेकिन हमने क्या कर दिया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया कि यदि मेजर करता है तो इट इज वैलिड और माइनर करता है तो इट इज नॉट वैलिड। तो हमने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। अब हमने क्लासिफिकेशन क्या किया? हमने दो पार्ट बना दिए। एक पार्ट बना दिया मेजर का, दोज हु आर अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स,
और दूसरा हमने पार्ट बना दिया दोज हु आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो हमने क्या कह दिया, यदि इक्वलिटी बिफोर लॉ होती तो सबके लिए बराबर एप्लीकेबल होती, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दैट वुड बी वैलिड। लेकिन क्योंकि माइनर है, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है, वो प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी किसके नाम चली जा रही, जो भी प्रॉपर्टी 18 साल से नीचे है तो वो किसके नाम होगी, उसके पेरेंट्स के नाम होगी। तो इन सारी चीजों से क्या पता लग रहा है हमें, इन सारी चीजों से पता लग रहा है ये कि जब तक उसके पास राइट्स नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर कैसे सकता है। तो इसलिए हमने दो पार्ट में ये अबाउ 18 ईयर और ये बिलो 18 ईयर हमने दो भागों में डिवाइड कर दी। अब आपको समझ में आया, ये मैंने एग्जांपल लिया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई हो भाई, 6 साल का बच्चा है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम उसको करवाएंगे, एनफोर्स करवाएंगे। 10 साल का बच्चा है, 50 साल का है, 45 साल का है, कोई भी हम कराएंगे। दिस इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। बट दिस कैनॉट हैपन, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका मैंने रीजन दे दिया। क्योंकि यदि हम इसको यहां एप्लीकेबल करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ को हम यहां एप्लीकेबल करते हैं, तो उसका अर्थ क्या निकलता है, आप समझ रहे हो कि 7 साल के बच्चे ने कोई कॉन्टेक्ट कर लिया, आप वो भी वॉलिड है, उसको पता ही नहीं, उसको किसी ने चॉकलेट दे कह दिया कि ठीक है ये चॉकलेट ले, बदले में अपनी मम्मी का गोल्डन नेकलेस मेरे को ला दे। बच्चे को समझ ही नहीं है गोल्डन नेकलेस की कीमत कितनी है, उसने ला दिया, उसने कहा कंसिडरेशन हुई है, मैंने एक चीज दी और ये बदले में चीज ली है, इसमें मैंने क्या गलत किया, चोरी थोड़ी की है। लेकिन की किसके साथ है, की माइनर के साथ है, उसकी समझ नहीं है। तो इसलिए क्या एप्लीकेबल होगा यहां पर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि एक क्लास हमने बना दी, उस क्लास के अंदर ही वो लॉ एप्लीकेबल होगा, ओनली टू दैट क्लास। तो हमने कौन सी क्लास बना दी, हमने बिलो 18 ईयर्स एक क्लास बना दी, अबाउ 18 ईयर्स एक क्लास बना दी। तो यहां पर लॉ कैसे होगा, अबाउ 18 ईयर्स के लिए अलग काम करेगा, बिलो 18 ईयर्स के लिए अलग काम करेगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब कैसे कर रहा है वो कि अलग अलग जो क्लास है उनके अंदर काम कर रहा है। तो यहां आप समझ गए इसको। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या हो गया, नेगेटिव कंसेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट है। तो आप इस पे लिखो, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इसके अंदर क्या कंसेप्ट काम करेगा, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जो एक जैसे हैं वो उनके साथ समान व्यवहार होगा, जैसे जो अबाउ 18 है उन सब पर एक ही तरह से लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और जो नहीं है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बिलो 18 के ऊपर एक जैसा एप्लीकेबल होगा, उनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट सब कैसा होगा, निरस्त होगा। और अबाउ से किया होगा तो अलग होगा। इसी तरह से जेंडर्स के साथ है, यदि हमने कोई स्पेसिफिक कानून बना दिया किसी महिला के लिए तो वो अलग से हो जाएगा, वो क्लासिफिकेशन हो गई। तो इस पे भी हम डिटेल में आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एंड नॉट दैट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। तो क्या कर दिया हमने, यहां लिख दिया एंड नॉट दैट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जो अनलाइक है उनको एक तरह से नहीं ट्रीट किया जा सकता, ठीक है। तो यहां क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आगे चलते हैं। एनी पर्सन का मैंने यहां बता दिया, कंपनी, एसोसिएशन, सोसाइटी, वो सारी चीज हो गई। अब एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ इक्वलिटी। अब एक्सेप्शन हम देखेंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सेप्शन मिल जाएंगे। कौन सा एक्सेप्शन है, आर्टिकल 361। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विच आर्टिकल इज एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। तो उसमें सारे दे देंगे तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या है, आर्टिकल 361 क्या है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शॉट नेट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट। कि प्रेसिडेंट
एंड गवर्नर्स, वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। कोर्ट उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती, ना कोर्ट के कटघरे में उनको खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है फॉर द एक्साइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया, इसके लिए कोर्ट निर्णय ले सकती। ठीक है, तो ये कैसा हो गया। और डिप्लोमेट्स जो है, फॉरेन डिप्लोमेट्स, वो क्या है, वो भी इम्यून है जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट से। तो जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट से ये भी, गवर्नर भी, और साथ में कौन, डिप्लोमेट्स भी, जो ये होते हैं एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, ये दोनों क्या है, दोनों है इम्यून टू, इम्यून इम्यून टू जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। क्लियर। तो ये हमें नजर आ गया यहीं पे, हमने उदाहरण दिया ना इसका, क्या उदाहरण दिया कि 361 जो है वो ही हमारी बात को काट रहा है यहां पर, कि हमने, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी क्लास हो गई, दिस क्लास इज अ प्रिविलेज क्लास, ये प्रिविलेज क्लास हो गई, अलग क्लास हमने बना दी। ठीक है, तो ये अलग जो है उसका भी हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 14, क्लासिफिकेशन, परमिट्स क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन, तो इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन तो कह रहा है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन का उदाहरण देख लिए, कॉन्ट्रैक्ट में हमने देख लिया क्लासिफिकेशन का उदाहरण, यहां देख लिया हमने क्लासिफिकेशन का उदाहरण, लेकिन किस चीज को रोक रहा है ये, क्लासिफिकेशन को तो सही ठहरा रहा है लेकिन क्लास लेजिस्लेशन को गलत ठहरा रहा है। क्लासिफिकेशन को सही ठहरा रहा है लेकिन क्लास लेजिस्लेशन, इसको क्या कह रहा है ये, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि किसी क्लास के बेसिस पर हम केवल नहीं कर सकते। हम उसको फिर कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक यहां पर लागू होता है, तो क्लास लेजिस्लेशन वो क्या है, इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन है। वो डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, इम्प्रॉपर है, क्लास के बेसिस पे हम करते हैं। तो ये कैसा है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन दोनों है, पर ये क्या है, ये दोनों डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है दोनों में, लेकिन कैसा है ये भेदभाव, कैसा है, दिस इज प्रॉपर, ये प्रॉपर है, एंड दिस इज इम्प्रॉपर। ये क्लासिफिकेशन क्यों हुआ है, जैसे हमने किसी वजह से किया है, क्योंकि राष्ट्रपति को और गवर्नर को यदि ये कोर्ट में खड़े रहेंगे तो आम आदमी रोज घसीटे रखेगा इनको, कोर्ट काम कैसे करेंगे, तो इनके ऊपर तलवार यही लटकी रहेगी, भाई इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इस कोर्ट के इसका जवाब दो, इस कोर्ट के इसका जवाब दो। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे, ये क्लासिफिकेशन कौन सी है, प्रॉपर है। ठीक है, एंड क्लास लेजिस्लेशन, इन्होंने कह दिया कि फलानी जो कास्ट है उसके साथ वो कोर्ट में नहीं जाएगी, फिर हो ही नहीं सकता। जैसे अंग्रेजों के उसमें, मैंने एक फिल्म देख रहा था, उस फिल्म के अंदर आया था, अंग्रेजों के समय में उन्होंने एक, उसको, एक राजा टाइप होता है, एक धर्मगुरु होता है, उसको बुलाते हैं, तो जब वो आता है तो उसके लिए स्पेशल गद्दियां लगवाई जाती हैं, वो बिछवाए जाते हैं, वो गवाही के लिए कटघरे में खड़ा नहीं होता, स्पेशल प्रिविलेज क्लास। लेकिन आज ऐसा नहीं है, तो अब ये हो जाएगा, तो इसकी नुकसान आपको समझ में आया। तो क्लास ऑफ पर्सन, एक इसमें वर्ड आता है आर्बिट्रेरी, यहां पर बहुत सारे डिसीजंस में एक वर्ड यूज हुआ है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब है मनमाना। क्लासिफिकेशन है, लॉजिकल है, समझ में आती है, कारण है, समझ में आता है। इलॉजिकल है तो वो कैसी होगी, आर्बिट्रेरी होगी, जिसके अंदर कोई तर्क नहीं है। तो
अब यहां पर क्या है, जैसे हम राष्ट्रपति का और गवर्नर का कह रहे हैं, राष्ट्रपति और गवर्नर क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। यदि हेड ऑफ द स्टेट की ही कोई इज्जत नहीं होगी, हेड ऑफ द स्टेट ही कोर्ट के अंदर खड़ा है और उसको सुप्रीम कोर्ट का जज धमका रहा है, तो फिर क्या हेड ऑफ द स्टेट है वो? तो हेड ऑफ द स्टेट की गरिमा को बनाए रखना, डिग्निटी को बनाए रखना, इट इज मस्ट फॉर अ कंट्री। पता लगा भीड़ के अंदर राष्ट्रपति जी भी खड़े हैं कोर्ट के अंदर, तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन। तो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हो गया, आर्बिट्रेरी मनमाने तरीके से। तो यहां तो क्लासिफिकेशन ठीक है, रीजनेबल है। क्लास की कि भाई ये लोग नहीं जाएंगे कोर्ट में, या ये लोग इस दायरे से बाहर रहेंगे, या जितने भी जिनकी कमाई इतनी है, जो इतना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उनको स्पेशल हमने प्रिविलेज कर दिया, उनको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, उन पे ये नहीं होगा, उन पे ये नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो क्लास लेजिस्लेशन को इसने गलत बताया है। तो इसके लिए क्या कह दिया, तो ये जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, रीजनेबल। कोई आधार होना चाहिए, कोई तथ्य होना चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर ये होना चाहिए। ठीक है। इस सेक्शन के ऊपर क्यों एम्फेसिस दे रहा हूं, क्योंकि इक्वलिटी हमारे प्रीएम्बल का बहुत बड़ा सिद्धांत है। इक्वलिटी से ही जस्टिस निकलेगा, इक्वलिटी से ही आपको डिग्निटी मिलेगी, इक्वलिटी से ही सारी चीजें होंगी। यदि बराबर समान व्यवहार यदि होता है तो आप यू विल फील डिग्निफाइड। असमान होता है तो उसमें दिक्कतें पैदा होती थी। इसलिए क्योंकि ये इक्वलिटी की बात कर रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस सेक्शन। तो अब इन्होंने दो चीज कह दी इन्होंने कि भाई हम कैसे माने कि भाई आपने जो ये डिफरेंस किया है, क्लासिफिकेशन जो किया है, क्लास लेजिस्लेशन का किया है, या जिस भी तरीके से किया है, ये सही या नहीं है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसा होता है वो तो बताओ। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने क्या कह दिया, लिख लो सारे बच्चे, इट मस्ट बी फाउंडेड ऑन एन इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। किसके ऊपर बेस होना चाहिए, इंटेलिजिबल। डिफरेंशिया। डिफरेंशिया। ठीक है। और ये क्या है, तो डिस्टिंग्विश पर्संस और थिंग्स दैट आर ग्रुप टुगेदर एंड अदर लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रुप। तो यदि कोई एक ग्रुप बन गया, जैसे हमने सबका एक ग्रुप था, पूरे सिटीजन्स या पूरे लोग, इनमें से हमने एक बना दिया माइनर, और ये माइनर हमने क्यों बनाया, और ये बना दिया मेजर, कि माइनर के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये हमने क्यों बना दिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। माइनर के पास इतनी बुद्धि नहीं है, माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, माइनर ऑनर नहीं है, माइनर के पास कोई राइट ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि इनके साथ यदि कोई कॉन्टेक्ट करता है तो दैट इज इनवैलिड, इनके साथ कॉन्टेक्ट करता है दैट इज वैलिड। तो हमने किस बेसिस पे कर दिया, इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। तो इंटेलिजिबल किस किस बेसिस पे किया है हमने, एक ग्रुप लेफ्ट आउट जो बच गया वो, और एक ग्रुप ये है। तो जैसे हमारा आगे जो सारा आधार होगा, हमने कर रखा है ना, जनरल क्लास, ओबीसी, फिर उसके बाद SC ST, और फिर EWS। तो ये कैसे कर रखे हमने डिफरेंशिया, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कर रखे हैं कि ये जो मुख्य धारा से जो निकले हुए, जो वंचित हैं, जिनको वो राइट्स नहीं मिले, जो वो चीजें अचीव नहीं कर पाए, जो पिछड़ रहे हैं, उनका हमने अलग ग्रुप बना दिया। उनमें से अति पिछड़े हैं, उनका हमने एक अलग ग्रुप बना दिया। उनमें से जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका हमने अलग करा दिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें वर्ड लिखा हुआ है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, इक्वली सबका विकास हो, सबके ऊपर समान दृष्टि होनी चाहिए सरकार की। तो उनको मुख्य धारा में तो लाएंगे ना। ये जैसे मान लो, एक इसमें उदाहरण दे रहा हूं, एक तुला है, ये तराजू है, ये यहां कब रहेगी, जब दोनों तरफ वजन बराबर होगा। यहां पे 3 किलो है, यहां पे 1 किलो है, तो किस तरफ झुकेगी, 3 किलो की तरफ। अब इस तरफ हमें इसको झुकाना है, बराबरी पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से दो तरीके हैं, या तो हम प्रेशर डाल दें इस पे 2 किलो का, तो ये बराबर आ जाएगी, हाथ से झुका देंगे प्रेशर डाल के तो भी,
या दूसरा क्या है, हम यहां पर 2 kg का इंसर्ट करें वेट, या फिर क्या है कि हम यहां से कुछ वेट लें यहां डालें तो बराबर हो। तो इस बराबर इस जो बैलेंसिंग है ये क्या है, दैट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। तो पहली चीज हो गई कि जो ग्रुप जो बाहर है समाज से, जो मुख्य धारा से बाहर है, उनके लिए अलग हम प्रिविलेज करेंगे। वो किस में आ जाएगा, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर आ जाएगा, नॉट इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। एंड द सेकेंड इज द डिफरेंशिया मस्ट बी रैशनल रिलेशन टू ऑब्जेक्ट शॉट टू बी अचीव्ड। रैशनल होना चाहिए जो पर्पस अचीव करना चाह रहे हैं। सेकंड क्या हो गया, रैशनल तर्क के साथ होना चाहिए। और ये रैशनल किस वजह से, द ऑब्जेक्ट वी वांट टू अचीव। अब ये इसको समझ लो, SC ST मुख्य धारा से बाहर है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इनको मुख्य धारा में लेके आना। तो हमने क्या कर दिया, इनको सहारा दे दिया किस चीज का, रिजर्वेशन का। थ्रू रिजर्वेशन हमने क्या कर दिया, इनको अंदर ले लिया, मुख्य धारा में लाने के लिए हमने इनको एम्पावर कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन। और जो अनइक्वल था ये धीरे धीरे फिर क्या है, ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, सॉरी, उसके अंदर हो जाएगा। जब इनको पावर मिल जाएगी, ये बराबर हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, तो वहां चले जाएंगे। जिस जिस कैटेगरी को हमने अलग बनाया है, स्पेशल लॉ करके प्रिविलेज क्लास बनाया है, वो सब जब वो हट जाएंगे, अब जैसे राष्ट्रपति और गवर्नर है, उनको इम्यूनिटी कब तक है, टिल दे आर ऑन दैट पोस्ट, उसके बाद वो नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक केस हुआ था, केसेस बहुत सारे होंगे, तो एक अनवर अली केस है, वो मैं केस को पूरे को डिस्कस नहीं कर रहा यहां पर वो, लेकिन उसके कुछ चीजें मैं यहां कर दूं, बता रहा हूं उन 2-3 केसेस। तो परमिसिबल क्लासिफिकेशन, तो इसके अंदर एक वर्ड आया कि जो क्लासिफिकेशन है वो कितनी परमिसिबल होनी चाहिए। तो स्कोप ऑफ परमिसिबल क्लासिफिकेशन, कि कितनी परमिट है। ऐसा थोड़ी है जो मन में आया वो कर दिया, रिजर्वेशन किया ही नहीं कि इनको तो वैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे हम। रिजर्वेशन में भी कैटेगरी होती है ना, कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स चाहिए और जनरल कैटेगरी के लिए 50% चाहिए। तो हमने एक रीजनेबल किया है ना यहाँ पर। तो कितनी परमिट कर रही है, सिर्फ 5%। भाई इतना ही सहारा है, ऐसा नहीं है कि ये 2% पे वाले भी सिलेक्ट हो गए और ये 50% वाले भी नहीं हो। जैसे जुडिशरी के अंदर, जुडिशरी के अंदर जितना भी रिजर्वेशन उनके लिए क्या रखा है, भाई आपके लिए पासिंग मार्क जो है सिलेक्शन के लिए, यू हैव टू मिनिमम ऑब्टेन 45%, नॉर्मल के लिए 50%, ठीक है, जायज है। लेकिन यदि उनके लिए 5% होता तो क्या था, तो ये गलत हो जाएगा। तो परमिसिबल कितना है, इतना ही, जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर 3-4 चीजें उन्होंने 5 मेन बातें कही हैं, इनको आप ध्यान में रखना। ये टॉपिक आपका ऐसा तैयार हो जाएगा, फिर कैसे भी किसी भी तरह क्वेश्चन आए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये द लॉ मस्ट कॉन्स्टिट्यूट इवन दो इट रिलेट्स टू सिंगल इंडिविजुअल, ये बात भी कह दी कि एक अकेले व्यक्ति के लिए भी प्रावधान हो सकता है तो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब इसका उदाहरण मैं देता हूं। क्या हुआ कि कोर्ट के अंदर केस चला गया, कोर्ट ने क्या कर दिया, रैंप जरूरी कर दिया। रैंप रैंप जरूरी कर दिया डिसेबल्स के लिए, बच्चे जो होते हैं ना जिन, तो सारे इंस्टीट्यूशन में CBSE ने कर दिया कि रैंप होना चाहिए। वो किसके लिए होना चाहिए, जो डिसेबल बच्चे हैं, वो सीढ़ियों से नहीं जा सकते, तो रैंप में चेयर के थ्रू वो जा सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये आया, कुछ स्कूलों ने केस डाला, उन्होंने कहा साहब हमारे पास तो बच्चे ही नहीं है, हम क्यों 5-7 लाख खर्च करेंगे रैंप के ऊपर। और मान लो 4 मंजिल है, तो 4 मंजिल हम रैंप थोड़ी लेके जाएंगे। मान लो कोई डिसेबल बच्चा हो गया तो हम उसको नीचे बैठाएंगे। तो कोर्ट ने क्या कहा, ये दूसरी डिस्क्रिमिनेशन करोगे आप।
कि डिसेबल बच्चा है इसलिए ऊपर नहीं जा सकता, आप फैसिलिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे ताकि ऊपर भी जाए? वो अपने आप को डिसेबल समझे ही ना, कि उसके लिए सारी जगह एसेस करना इजी हो जाए। इसीलिए आप देखते हो रेलवे स्टेशन के ऊपर, सरकारी जितनी बिल्डिंग्स होगी उनके ऊपर, मॉल्स वगैरह होंगे उसके ऊपर अप्रूवल ही नहीं मिलता बिना रैंप के। अब कोई कह दे इस बात को कि साहब इनकी पॉपुलेशन तो लेस देन 1% है, अब 1% के लिए तो आप इतना खर्च कर रहे हो और सारी चीजों में खर्च करना जरूरी है, तो दिस इज नॉट द केस। उसने कहा है सिंगल आदमी के लिए भी, क्योंकि हर एक आदमी को क्या फील होना चाहिए, ही मस्ट फील द डिग्निटी, कि उसके साथ भेदभाव नहीं है, वो अपंग नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग हिम फैसिलिटी, हम उसको सारी चीज प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे वो उसके अंदर ये भाव जागृति ना हो कि केवल इस वजह से कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता मैं वहां नहीं जा सकता। दिस इज नॉट द केस। इसी तरह से बाथरूम्स जो बनाए हैं वो इनके लिए स्पेशल बनाए हैं। लो फ्लोर बसेस जो चलाई थी उनका भी पर्पस यही था, ट्रेन्स वगैरह सब। तो आप सोचो कि 1% से भी लेस है जो, उनके लिए भी हम कर रहे हैं। और कानून यहां तक भी कहता है फॉर अ सिंगल मैन ऑल्सो, एक आदमी के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि वो आदमी भी यहाँ का सिटीजन है, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सिटीजन नहीं भी है तो भी। ठीक, देन तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सिंगल इंडिविजुअल की भी हो सकती है, तो उसको भी एक, अब सवाल कहां खड़ा हुआ कि उन्होंने कहा कि सिंगल आदमी को हम क्लास कैसे मान लें, आपने तो क्लासिफिकेशन क्लास के बेसिस पे कहा है, तो सिंगल आदमी भी अपने आप में क्लास है यदि वो सामान्य से अलग हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद सेकंड आता है, देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ स्टैट्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी संविधानवाद, मैंने पहली क्लास के अंदर इस चीज को डिस्कस किया था कि संविधानवाद का मतलब क्या है, जो चीज जो हम कह रहे हैं प्रियम्बल में वो दिखना चाहिए, हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो स्पिरिट होनी चाहिए, ताकि हमारा जो फायदा है दैट शुड रीच टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति तक वो चीज पहुंचे, दैट इज मस्ट। इसलिए हम कह रहे हैं, तो हमने क्या कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द स्टैट्यूट वो समझ में आनी चाहिए। हाउएवर द प्रिजम्पशन मे बी रिवर्टेड इन सर्टेन केसेस बाय शोइंग दैट देयर इज नो क्लासिफिकेशन एट ऑल। बहुत सारी चीज पे तो कहते हैं भाई ये क्लासिफिकेशन बन ही नहीं रही, तो वो बात है, लेकिन हमने किस आधार पर, यदि हमारा भाव सही है, यदि हम सही में सबका वेलफेयर चाहते हैं, तो हम सही मायने में यदि एक आदमी भी है तो वी विल मेक अरेंजमेंट फॉर दैट ऑल्सो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको बता दिया है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फॉर डिसेबल्स, डिसेबल्स के लिए जो क्लासिफिकेशन किया है लेस देन 1% है, होते हुए भी तब भी हर जगह है, हर जगह मिलेगा वो, हर जगह। क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि एक आदमी वंचित ना रहे, वो ये महसूस ना करे कि ही इज आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम से बाहर है। दिस इज द मेन पर्पस ये। ठीक है, देन राइट डाउन थर्ड, इक्वल ट्रीटमेंट डज नॉट मीन्स आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। माइंड दिस, इक्वल ट्रीटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं सेम ही इनके साथ होगा। अब जो ट्रीटमेंट हम बात कर रहे हैं माइनर्स के साथ कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर की, वो नहीं होगा, तो वैसा इक्वल ट्रीटमेंट किसी और के साथ नहीं किया जा सकता। कैसा किया जाएगा, जैसे इनसेन के साथ हमने कर दिया, वही फिर उसी एग्जांपल में आते हैं, इनसेन है जो पागल है, ठीक है, ल्यूनेटिक जिसको बोलते हैं हम, उनके साथ। तो ल्यूनेटिक में कई बार ऐसा होता है कि आदमी ऑन एंड ऑफ चलता है, ऑन एंड ऑफ चलता है मतलब उसको दौरा पड़ गया 2 घंटे तक, तो वो पागलपन का दौरा पड़ गया 2 घंटे, फिर वो सही है। तो हम एक माइनर की जो स्टेटस है उसको और इस स्टेटस को बराबर नहीं मान सकते। जैसे मैंने कहा है ना, इक्वल ट्रीटमेंट डज नॉट मीन्स आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। तो आइडेंटिकल बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो बंदा है ल्यूनेटिक है, ये जिस समय उस फेज में है उस समय कांटेक्ट करेगा तो हम उस कांटेक्ट को निरस्त कर देंगे, लेकिन एट दैट टाइम व्हेन ही इज अपने पूरे होश हवास में, व्हेन ही इज इन हिज सेंसेस, कंप्लीट सेंसेस, तो हम नहीं कह सकते, तो हम नहीं कर सकते। तो ये नहीं है कि आपने उसको ट्रीटमेंट दिया तो हमें भी ऐसा दो, ऐसा नहीं हो सकता। इक्वल जो ट्रीटमेंट है वो हर सेंस में अलग अलग जस्टिफाइड होता है, तो सिमिलर नहीं कर सकते, आइडेंटिकल नहीं कर सकते हम। दिस इज, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिया। कैसे कह रहे हैं हम, इंटेलिजिबल, कि सोच समझ के तर्क के हिसाब से हमें भेदभाव करना है।
जो क्लास बनानी है वो बहुत सोच समझ के बनानी है। तो आप समझ गए, जैसे मैंने दूसरा उदाहरण दे दिया, क्योंकि यदि एक आदमी जिस समय उस अवस्था से गुजर रहा है केवल उस पीरियड के लिए वो चीज लागू होगी उसके ऊपर। जब वो नॉर्मल है तो नहीं है, नॉर्मल है तो कौन सी क्लास के अंदर आ जाएगा, वो नॉर्मल क्लास के अंदर ट्रीट होगा, तो उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट मान्य होगा। लेकिन जब दौरे से गुजर रहा है तो फिर वो किसकी, माइनर की तरह हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक। नाउ फोर्थ, ये द क्वेश्चन वेदर द क्लासिफिकेशन इज रीजनेबल and proper or not must however be judged more on common sense than on legal stabilities। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं, इनको हम बिल्कुल साइंस की तरह नहीं कर सकते। हम एक जजमेंट में कोर्ट ने यहां तक भी कहा है कि साइंस थोड़ी है 2+2 4 करोगे। भैया ये समाज है, समाज के अंदर कुछ ऊंच नीच भी होती है, समाज के अंदर चीजों को संभावना के ऊपर ज्यादा आश्रित होती है, समाज के अंदर कुछ प्रोबेबिलिटीज को लेके चला जाता है। तो समाज के अंदर आप ऐसा नहीं है यहां पर। तो उन्होंने क्या कह दिया, यहां बिल्कुल कह दिया कि कॉमन सेंस के ऊपर हम बात करेंगे और इन चीजों पे नहीं करेंगे कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट लीगल प्रोपोजिशन बिल्कुल सही लागू होनी चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि सोसाइटी इज नॉट अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट नहीं है कि इतना ये डालो तो इतना बन जाएगा। सोसाइटी के अंदर देयर इज वेरिएशन। सोसाइटी स्टैटिक भी है, सोसाइटी चेंजिंग भी है। हमें उन सब चीजों को आधार को मानते हुए हमें सोसाइटी को आगे ले जाना है। वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज नॉट पॉसिबल बाय मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। कोई सूत्रों पर आधारित नहीं है, फॉर्मूलाज पे आधारित नहीं है। वेलफेयर ऑफ स्टेट के दे आर सो मेनी डायमेंशंस। तो इसलिए हम किसकी बात करेंगे यहां पर, कॉमन सेंस की। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मे बी डिफरेंट। किन के बेसिस पे, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, वोकेशनल के बेसिस पे, डिफरेंस इन टाइम के बेसिस पे, डिफरेंस इन द नेचर ऑफ पर्सन के बेसिस पे, ट्रेड के बेसिस पे और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। अब ट्रेड की हमने फ्रीडम दे दी यहां पर, तो कहेगा जी ट्रेड की फ्रीडम है, मैं तो बंदूक बना लेता हूं। भाई नहीं, ऐसे नहीं है। मैं तो ड्रग्स बना लेता हूं जी, नहीं ऐसा नहीं है। आ जाओ क्लास में आ जाओ। तो उन सब चीजों के लिए पॉलिटी चल रही है तुम्हारी, तो उन सब चीजों के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, उन सब चीजों के लिए यहां पर इस बेसिस पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें प्रोहिबिटेड हैं, सरकार उनको प्रोहिबिट करती है। किस लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किस लिए, क्राइम को कम रखने के लिए, किस लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो उन सारी चीजों के लिए करती है, तो आप इस चीज को नहीं कह सकते। तो इसका मतलब क्या है, जो हम यहां पर डिफरेंस करेंगे आर्टिकल 14 के अंदर, वो किसके आधार पे हो सकता है, वो ज्योग्राफिकल उसके आधार पे हो सकता है, टाइम के आधार पे। तो टाइम के आधार पे क्या है, आपके राइट्स कर्टेल नहीं होने चाहिए, आपको काम करने से कोई नहीं रोक सकता। रोका ना कोरोना में, गाइडलाइंस आई कि आप नहीं काम करेंगे, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, फाइनेंशियल लॉस होगा तो देखी जाएगी, उसके बाद में देखेंगे। पहला व्हाट इज द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी टू सेव द लाइव्स, कि पहले जीवन बचाना जरूरी है। जीवन बच जाएगा तो उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। यदि आप जीवन ही नहीं बचा पाए तो फिर आप क्या करोगे। इकोनॉमिकल वेरिएशंस जो है, ये डिस्टर्बेंसेज है, ये तो हो सकती है, सही हो सकती है, सरकार कुछ छूट दे देगी, ये दे देगी, वो दे देगी, लेकिन जान ही चलेगी तो फिर आप क्या करोगे उन चीजों का। तो इसलिए यहां पर आपको समझ में आ गया कि इन सारी चीजों के आधार पर हो सकता है और होता भी है। ये है। अब ये सारी बातें हम कर रहे थे पहले। अब जो नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, हमने किसकी बात करी, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ हम एक चीज और कर रहे हैं, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, कि मनमानी तो नहीं है, किसी पक्ष को, किसी ग्रुप को, किसी क्लास को जानबूझकर फायदा पहुंचाने की नीयत से नहीं हो रहा। जैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के लिए एजिटेशन तो बहुत होते हैं, गुजर कम्युनिटी भी कर रही है, वहां मराठा कम्युनिटी भी कर रही है, वहां कोई और कम्युनिटी भी करेगी, सबको चाहिए रिजर्वेशन। रिजर्वेशन चाहिए तो एंश्योर, वो श्योरिटी हो जाती है। लेकिन यहां पर देखना यह है वेदर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी रिक्वायर एक्चुअली और नॉट। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, मेरी सरकार है,
प्रधानमंत्री उसी क्लास से बिलोंग करता है, मुख्यमंत्री उससे बिलोंग करते हैं, और आपका होम मिनिस्टर उससे बिलोंग करता है, ठीक है, कर दो भाई, ऐसा नहीं होगा। तो अब क्वालिफिकेशन क्या है? अब द आर्बिट्रेरीनेस इज वेरी एंटीथीसिस ऑफ इक्वलिटी। जो मनमाना है कि हम ऐसा कर देंगे, ये सबसे बुरा है, और इसके नतीजे बहुत सारे देशों में देख भी लिए आपने। जानबूझकर हर चीज सरकार ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, सरकार का बजट बढ़ता जा रहा है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, परवाह नहीं है, बस हम पावर में रहें, हम पावर में रहें, कर्जे बढ़ते जाएं, तो अल्टीमेटली एक दिन क्या होगा? जो श्रीलंका का हाल हुआ था, एक दिन क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो जो अफगानिस्तान का हाल हुआ था, सब कुछ ऐसे ही पनपते रहे उग्रवादी, तो एक दिन क्या हाल होगा? जो पाकिस्तान का हो रहा है। तो ये सारी चीजें, तो हम यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं? हम यहां कर रहे हैं कि मनमानी नहीं चलेगी। यहां पर जो क्लासिफिकेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो भी कैसा, उसमें एक चेक और लगा दिया हमने कि आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए, किसी विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो इस पे तो एक केस हुआ था ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 में सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके अंदर क्या कहा था उन्होंने, और इसके अलावा मेनका गांधी केस में भी, मेनका गांधी केस में क्या हुआ था? मेनका गांधी इंदिरा गांधी की पुत्रवधू थी, और इंदिरा गांधी मेनका गांधी को लाइक नहीं करती थी। तो इंदिरा गांधी हर तरह से फोर्स करती थी उसको, हर तरह से उसको दबाने की कोशिश करती थी, कानून के जरिए और इन ऑल पॉसिबल वेज, जैसे भी हो सकता था। तो मेनका गांधी शी रिवोल्टेड, और उसने उन सारी चीजों के पीछे, जैसे उसका पासपोर्ट नहीं दिया, उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं दी, ये सब, तो उसने सारे केस डाले। और मेनका गांधी के बहुत सारे केसेस हैं जिनने आर्टिकल 21 को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, लाइफ एंड लिबर्टी को, और लिबर्टी का स्कोप जो था उसको बहुत एनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया उस स्कोप को। तो यहां पर इसमें भी क्या कहा था? इसमें कहा था इन मेनका गांधी केस द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस which legally as well as philosophically is an essential element of equality। क्या होना चाहिए? रीजनेबलनेस, जायज है या नहीं है, और दूसरा क्या होना चाहिए? एज वेल एज फिलोसफिकल, फिलोसफी मतलब तर्क के साथ, लॉजिक के साथ वो चीज, एंड नॉट आर्बिट्रेरीनेस, मनमाना नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी कह रही है इसको यहां कर दो, इसको रोक दो, इसको पासपोर्ट मत दो, इसको ये मत दो, क्यों नहीं दो भाई पासपोर्ट? क्यों नहीं जाएगी ये बाहर? क्यों रोक लगेगी इसके ऊपर? तो वो सारी चीजें, तो वो उसमें किसके अंदर आया था ये? यदि ऐसा होता है तो इट प्रिवेट्स आर्टिकल 44 लाइक, तो इसने क्या कर दिया? आर्टिकल 14 के ऊपर हिट कर जाएगा। तो आर्टिकल 14, इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं, एयर इंडिया वर्सेस नागेश, ये था 81 के अंदर, जिसके अंदर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑन प्रेगनेंसी वॉज मैनिफेस्टेड अनरीजनेबल। एक औरत को जॉब से किस लिए हटा दिया? कि शी वॉज प्रेग्नेंट, इसलिए कि प्रेग्नेंट है, उसको आने में जाने में सारी चीज तकलीफ हो रही है, तो उसको अनरीजनेबल बता दिया। भाई प्रेग्नेंट है तो आपको हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन दे रखी है ना। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? प्रेग्नेंट कौन हो सकती है? औरतें ही हो सकती हैं, आदमी हो नहीं सकते। तो औरतों के लिए प्रोविजन बनाओ, छुट्टी का बनाओ। उनको जॉब से हटाने का क्या मतलब है? इफ शी इज क्वालिफाइड, इफ शी इज हैविंग अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यदि उसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है वो है, तो इस आधार पे आप उसकी छुट्टी थोड़ी कर दोगे क्यों प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट तो होगी, जनसंख्या कैसे बढ़ेगी आप रोक दोगे तो उनके कैरियर को आप चौपट थोड़ी कर सकते हो इस चीज को लेकर, क्योंकि जितनी जॉब की जरूरत है उतनी बच्चे की जरूरत है, बल्कि बच्चे की जरूरत ज्यादा है, जॉब की भी जरूरत आजकल सबको है। तो इस तरह से करके तो उसमें इन्होंने क्या कह दिया कि अनरीजनेबल आर्बिट्रेरी, ये मनमाना है, और क्लियरली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो इस तरह से हजारों उदाहरण मिलेंगे। मैं ही अपनी लाइफ के अंदर 150 से ज्यादा केस आर्टिकल 14 पे कर चुका हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 14 बेस है, आधार है, और ये दो तीन जो दोनों चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक नेगेटिव सेंस में बात कर रही है, एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रही है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज इन दोज रिस्पेक्ट ओनली, उसी रिस्पेक्ट में हमें समझना है, ठीक है। फिर एक केस हुआ था मुथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बड़ा लैंडमार्क केस, और ये था 1983 सुप्रीम कोर्ट।
इसमें कानूनी चैलेंज हो गया था। एक आईपीसी की धारा थी 303, आईपीसी 303। ये जो धारा थी आईपीसी 303, इसके अंदर क्या था कि यदि कोई व्यक्ति उम्र कैद भुगत रहा है किसी भी जुर्म में और पेरोल पे बाहर आया है, पेरोल मतलब जैसे कोर्ट सही चलन पे थोड़े छुट्टी देती है कि 2 महीने के लिए बाहर रहा हूं, जैसे आपने सुना होगा ये जो बाबा रहीम है, राम रहीम है, ये बार बार पेरोल पे आ जाते थे बाहर, तो इस पे भी क्वेश्चन उठा था कि इनको पेरोल बार बार कैसे मिल रही है, औरों को नहीं मिलती। तो ये जो पेरोल पे बाहर आ जाए और बाहर आने के बाद उस दौरान यदि वो मर्डर कर दे तो उसको सजा क्या होगी? फांसी। एंड इट इज अ मस्ट, ये जो फांसी होगी ये निश्चित रूप से होगी, बचा नहीं सकता उसको कोई। तो उन्होंने कहा ये भाई क्या बना दिया आपने, उसको अपनी सुरक्षा का अधिकार तो है, किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ है, इतना आसान थोड़ी होता है। एक आदमी जो सजा के अंदर चला गया, समाज उसको टिकने थोड़ी देता है। किन सर्कमस्टेंसेस में मर्डर हुआ है, कैसे हुआ है, जब मेन जो मर्डर की धारा है दैट इज 302, 302 बात कर रही है, 302 में यदि आप बात कर रहे हो या तो उम्र कैद और या फांसी की सजा, तो यहां भी वही रहनी चाहिए। मुख्य धारा जो है, मेन जो मर्डर के लिए पनिशमेंट है, उससे अलग आप मस्ट कैसे कर दोगे? जब उसमें मस्ट होता तो यहां मस्ट सही हो जाता। तो उसको कानून ने क्या कर दिया, इसको निरस्त कर दिया। और देखो कितने साल बाद किया है। आईपीसी कब की बनी हुई है, कितनी पुरानी आईपीसी बनी हुई है, अंग्रेजों के टाइम की। लेकिन एक केस आया इस तरह का, तो इस चीज को उन्होंने चैलेंज किया। और किस में किया? आर्टिकल 14 के अंदर किया। तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा नहीं भाई, यदि इसके अंदर 302 के अंदर प्रोविजन है डेथ पेनल्टी या आपकी उम्र कैद, तो यही यहां होना चाहिए, ये मस्ट जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर तो जजमेंट कहां हुआ, फिर इक्वलिटी कहां हुई, न्याय कहां हुआ? फिर तो आपने उसको अलग क्लास ट्रीट कर लिया, दो भाई फांसी इसको। इसने किया है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा बहुत है। सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 के अंदर एक आया था केस। एक बाल्को एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस, ये 2002 में आया था। तो ये बहुत सारे केस है इस तरह से करके। ठीक है, एक हम केस और यहां डिस्कस करेंगे। एक केस हुआ था जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा, ये क्या था, ये 2003 के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था, पंचायती राज एक्ट के अंदर एक कानून बना दिया कि जिनके भी 2 से ज्यादा जीवित बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इस चीज पे बहुत सारे जिनकी परंपरागत चल रही थी, 5 बच्चे वाले जो सरपंच बनते आ रहे थे, पावरफुल घराने थे घरों गांव के अंदर, 2-3, एक बार ये सरपंच बन गया, एक बार ये बन गया, एक बार ये बन गया, एक बार ये बन गया, चली आ रही थी परंपरा, वो टूट गई। तो यहां पर इन्होंने क्या है, चैलेंज कर दिया और कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये गलत है ऐसा। तो इसमें क्या कोर्ट ने कर दिया, कोर्ट ने कर दिया पंचायती राज किसकी बात कर रहा है, आगे बढ़ने की बात कर रहा है। पॉपुलेशन इज, बढ़ती हुई पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है वो देश के लिए अब एक भार है। किसी समय तक पॉपुलेशन अच्छी होती है लेकिन एक लिमिट के बाद वो रिसोर्सेज को खाने लगती है। तो आज हमारी स्थिति वही हो रही है, हमारा जो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है उसके लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, किस चीज को प्रमोट करना चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रमोट करना चाहिए या फैमिली प्लानिंग को करना चाहिए? तो स्वाभाविक है, इनका पर्पस क्या है, वेलफेयर। तो यहां पर प्लानिंग होनी चाहिए तो खुद भी वो बने। तो इसलिए इन्होंने यहां 14 को भी कहा था और आर्टिकल 25 को भी कहा था, धर्म को भी ले आए थे ये कि हमारा धर्म तो 4 शादियां कह रहा है, 4 शादी से 2 बच्चे कैसे होंगे, ये सब। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 बच्चे नहीं होंगे, जरूरी थोड़ी पॉलिटिक्स में आना और काम करो, जरूरी थोड़ी सरपंच बनना, सरपंची क्या तुम्हारे लिए लिखी गई? तो एपेक्स कोर्ट ने, ये बहुत लैंडमार्क था। अभी टाइम नहीं है, वरना तो इसमें क्या क्या हुआ था, किस किस तरह से हुआ था, वो सारा हम डिस्कस करते डिटेल के अंदर। तो आप समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है ये।
उसके अलावा बहुत सारे केसेस अब भी आ रहे हैं इसके अंदर। एक केस फिर हुआ था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जय सिंह, तो उसमें कि जब तक किसी ऑफेंस को आप प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं करोगे तो वो अलग कैटेगरी में नहीं जाएगा, उसके साथ इक्वली ट्रीटमेंट होगा। ये जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे अपराधों के अंदर सजा होती है अप टू 5 years, अप टू 10 years। तो अप टू लिख दिया तो जज की यहां डिस्क्रिप्शन है कि वो 2 साल भी दे सकता है, 1 साल भी दे सकता है, 1 दिन भी दे सकता है, 1 घंटा भी दे सकता है, क्योंकि ये क्या हो गया अप टू कि 0 से लेकर 10 साल। तो अब उसकी मर्जी है इसके अंदर कहां डालता है। लेकिन यदि किसी में कह दिया कि नॉट लेस देन 5 years, इससे नीचे नहीं जा सकता। अब क्योंकि लैंग्वेज कैसी है, वो लैंग्वेज ही ऐसी है कि उसने बार कर दिया। अब हमने कैसे बना दिया इसको, स्पेशल बना दिया इस केस के अंदर। तो ये बहुत सारे केसेस हुए थे, ठीक है। तो आर्टिकल 14 वापस समझ में आ गया। मेन हमने किस चीज की बात करी, एक बार मोटे मोटे पॉइंट रिवाइज कर देते हैं। तो मेन हमने बात की थी यहां पर, वापस चले जाते हैं हम। सबसे पहले हमने बात की थी कि स्टेट किसी को भी डिनाई नहीं करेगा। क्या डिनाई नहीं करेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और पर्सन लिखा हुआ है तो हमने पर्सन को डिफाइन किया था, कंपनी, एसोसिएशन, ट्रस्ट, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो पर्सन के अंदर नॉट ओनली सिटीजन, नॉन सिटीजन भी सब इसी के अंदर आ जाएंगे। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात हो गई। उसके बाद यहां लिखा होता और, तो हमने ये देखा ये और क्यों लिखा हुआ है, या तो एंड होता, ठीक है। तो और इसलिए लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेबल हो सकता है। जहां इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एप्लीकेबल होगा तो वहां इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं होगा, जहां इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा वहां ये नहीं होगा। तो इसका हमने देखा कि जैसे हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन, मैंने आपको उदाहरण दिया फिर मेजर और माइनर का यहां पर, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ गए कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। एक जैसे जो लोग हैं उनको एक उसमें ट्रीट करेंगे। जैसे मान लो अब एक पहलवान है, वो है 80 kg वेट का, और एक पहलवान है 60 kg वेट का। अब ये है 30 साल का, ये है 16 साल का। अब ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, नहीं हो सकता। तो हमने क्या कर दिया, क्लास बना दी कि 80 साल का पहलवान, और इसके अंदर हमने एज ग्रुप भी डाल दिया इतने से इतने तक की एज का, और 60 साल का पहलवान इतने से इतने एज ग्रुप का अपनी वेट कैटेगरी के अंदर ही लड़ेंगे, ठीक है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये हमने किस लिए बनाया, ये इसीलिए बनाया। तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड नॉट दैट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अब अनलाइक हो जाते हैं ना, ये 60 60 kg का पहलवान है, किसके साथ लड़ रहा है, 80 kg के साथ, अनलाइक हो गया। तो यहां पर फिर हमने इसी का एक उदाहरण देखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो हमने देखा आर्टिकल 361 किसकी वायलेशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की वायलेशन है। क्यों, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को, गवर्नर को और डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी दे रहा है, किससे, कोर्ट से। और वो क्या कह रहा है, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये क्यों कर दिया, प्रिविलेज क्लास, हमने एक क्लास अलग बना दी, साधारण क्लास से हटाकर हमने एक प्रिविलेज क्लास बना दी, और उस प्रिविलेज क्लास को हमने ये स्पेशल पावर्स दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात की, उसके बाद फिर हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की कि क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। और रीजनेबल में हमने कैसा कर दिया कि प्रॉपर होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। भेदभाव तो हर एक आदमी को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भेदभाव कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। उसके साथ हमने एक और बात कर दी कि ये किस बेसिस पे होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पे होना चाहिए, नॉट ऑन आर्बिट्रेरीनेस, मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर हमने इसकी बात की, और लास्ट के अंदर हमने मस्ट की उदाहरण देते हुए कि रैशनल क्या है, द ऑब्जेक्ट वॉज व्हाट वी वांट टू अचीव। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होनी चाहिए, रैशनलिज्म के बेसिस पे, तर्क के बेसिस पे, ठीक है।
बुद्धिमत्ता के आधार पे होना चाहिए, किसी को फेवर करने के आधार पे नहीं। हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया फिर रैंक का, कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं कि दिव्यांग जो हैं, डिसेबल जो हैं, उनको भी पूरा अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। तो कॉलेजेस, स्कूल, लाइब्रेरी, इन सब में हमने रैंक का प्रोविजन किया। रिजर्वेशन का हमने डिस्कस किया। तो स्कोप ऑफ परमिसिबल क्लासिफिकेशन, तो ये परमिसिबल क्लासिफिकेशन क्या है, इस पे हमने ध्यान दिया। ठीक है, और फिर लास्ट हमने ये 2-3 जजमेंट्स लिए। तो हेयर वी एंड अप अपना आर्टिकल 14। तो यहां तक किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हो चैट उसमें, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 भी इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये भी वही बात कर रहा है। अब आर्टिकल 14 आधार दे रहा है आर्टिकल 15 को भी। अब ये कह रहा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये कह रहा है। तो आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल एम्बॉयडीड इन आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 के अंदर उसी को आगे बढ़ा रहा है ये। ठीक है, if a discriminatory action does not fall within the preview of article 15, it may yet be avoided if it is obnoxious to article 14। इसके आधार पे तो नहीं हो रहा, लेकिन आर्टिकल 14 के आधार पे होता तो भी ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, when the law comes within the prohibition of article 15, it cannot be validated by recourse of article 14। When the law comes within the prohibition, यदि 15 प्रोहिबिट कर रहा है तो आप 14 में नहीं जा सकते। तो 15 किसी को परमिट कर रहा है और 14 भी उसको सपोर्ट कर रहा है तो ही वो लॉ बनेगा। ठीक है, by applying principle of reasonable classification, it may be noted that unlike article 14, the guarantee under article 15 is available to citizens only। और ये किसके लिए है, only for citizens। अब हम देख रहे हैं पहले पहला क्लॉज 1 है इसका, the state shall not discriminate against any citizen on the ground only, the word is only, इसको आप ध्यान रखना, only, ground only of religion, caste, sex, place of birth and any of them। इनके अंदर, इनके केवल इनके आधार पर, इसका मतलब क्या है, कोई और फैक्टर हो तो ये आधार कंसीडर हो जाएंगे। जैसे हम अब रिजर्वेशन जो हम देखते हैं, वो रिजर्वेशन हम देखते हैं कास्ट बेस्ड है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट कास्ट बेस्ड। वो किसके बेसिस पे है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, दैट इज द क्राइटेरिया। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अंदर से हम छांट देंगे, एक सोसाइटी रह रही है बहुत अच्छी, उसके अंदर हम देखेंगे भाई ये परिवार जो है सोशली एजुकेशन बैकवर्ड है, ऐसा नहीं होता। वो पूरा एरिया ही होता है ज्यादातर, और हमारे लिए संभव ही नहीं है एक एक जगह करना। तो हमने क्या कर दिया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड डिमार्केट कर दिया एक एरिया को, उस एरिया के अंदर जो कास्ट सबसे ज्यादा थी, डोमिनेंस होता है किसी एक कास्ट का, वो थी, हमने उस कास्ट को पकड़ लिया कि इनको दे दो भाई। अब फिर उसके अंदर एक और चीज होगी, उस कास्ट के अंदर भी कुछ सक्षम होंगे, कोई 1-2 परिवार सक्षम हो गए तो हमने उनको क्रीमी लेयर करके बाहर कर दिया कि भाई ये क्रीमी लेयर है, इससे ज्यादा इनकी इनकम है, तो ये सक्षम हो गए, इनको बाहर कर दिया। तो इस तरह से करके, तो यहां पर क्या है, तो ग्राउंड ओनली ऑफ, इस बात का ध्यान रखना है। यदि मान लो ये क्वेश्चन आता है आपका, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ देम, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी हैव टू ड्रॉ द मीनिंग फ्रॉम दिस ओनली वर्ड, केवल अकेले नहीं। और आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट भी केवल रिलीजियस मैटर पे, केवल पॉलिटिकल मैटर पे कभी डिसीजन नहीं देता, उसके साथ कुछ राइट्स, कुछ और चीज एसोसिएटेड होती है। तो जैसे पूजा पद्धति है,
आपको कैसी पूजा पत्ती करनी चाहिए, अगरबत्ती जला के पूजा करनी चाहिए, इस मंत्र से करनी चाहिए, इस नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नॉट इंटरफेयर इन बिटवीन। वो कहेगा आपका मामला है, प्योर रिलीजियस मामला है, आप देखो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यहां भी इस तरह से हो गया। तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या है? एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू एनी डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से अनफेवर हो रही है वो उसके बेसिस पे। तो आर्टिकल 15(1), द लॉ विच डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस डज नॉट वायलेट्स आर्टिकल 15(1। ये क्यों? प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंस। ये यहां पर प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस इन दोनों के ऊपर आ गई थी बात। तो प्लेस ऑफ बर्थ मेरी कहीं भी हो सकती है, लेकिन रेजिडेंस मैं कहां का डोमिसाइल हूं, कहां रह रहा हूं, दैट इज डिफरेंट। तो रेजिडेंस के आधार पे हो सकता है, देती है ना वो, कि हरियाणा के लोग 80% हरियाणा के रोड लगेंगे, बाकी बाहर के लगेंगे। तो हरियाणा के लोगों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए किसी भी सर्विसेज में। क्यों दी जानी चाहिए? उसका रीजन है वहां की लोकल लैंग्वेज, वहां का डायलेक्ट, वहां रहे हैं, वहां बने रहे, वरना तो इमिग्रेशन शुरू हो जाएगी। यदि बाहर वाले को कहा, तो बाहर वाला जो जॉब कर रहा है, जो 20 साल 30 साल नौकरी करेगा, वो कहां जाएगा? जहां नौकरी करेगा वहीं बस जाएगा वो। तो इसलिए भी तो कल्चर भी, उस कल्चर को प्रोटेक्ट करना भी, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। तो इसलिए क्या कह दिया कि रेजिडेंस के आधार पर यदि इसी आदमी को रहते हुए इतने दिन हो गए, देन इट इज गुड इनफ। हाँ, उसके आधार पर दिया जा सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं दिया जा सकता। प्लेस ऑफ आधार के उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया ही नहीं जा सकता। मैं कहीं जॉब में हूं महाराष्ट्र में, मेरा बच्चा वहां पैदा हो गया, हम आके रहे हैं हरियाणा के अंदर, दोनों चीजें अलग हो गई ना। तो प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, क्योंकि वो वहां रह ही नहीं रहा, तो इस वजह से नहीं है। तो आप समझ में आ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सिमिलरली द रिक्वायरमेंट ऑफ ए टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज फॉर स्टेट एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कंट्रावीन आर्टिकल 15 एज द टेस्ट इज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल पर्सन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हुआ? ये सबसे पहले कहां शुरू हुआ? जुडिशरी के अंदर। गुजरात जुडिशरी ने एक गुजराती का पेपर अनिवार्य कर दिया, पंजाब जुडिशरी ने एक पंजाबी का पेपर अनिवार्य कर दिया। कहीं से कोई आ जाओ भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाबी का पेपर क्लियर कर लो अपना। पंजाबी लिखना और पढ़ना जानता हूं, उसके लिए ये नहीं है कि ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ नहीं। उसके लिए आप पास हो नहीं हो कोई बात नहीं, आप 10th के लेवल का एक एडिशनल सब्जेक्ट लेके कभी भी पास कर सकते हो, और लोगों ने किए भी है। बहुत सारे बच्चों ने बाद में पंजाबी की पेपर पास किए हैं पंजाब गवर्नमेंट में जाने के लिए। तो वो जो रिक्वायरमेंट है, वो किस लिए रिक्वायरमेंट? इसने कहा है कि वो भाई यहां पर किस चीज की कह दी कि रेजिडेंस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स इनकी, और यहां पर पंजाबी को एक लैंग्वेज मान लिया, एक उससे जुड़ा हुआ मान लिया रिलीजन से, कि पंजाबी किनकी है? सरदारों की लैंग्वेज है। लेकिन उस चीज पे भी कोर्ट ने रोक दिया, गुजराती गुजरात वालों की लैंग्वेज है। तो यहां पर इस चीज को कहते हुए कह दिया कि वहां पर जब प्रशासन चलाना है, न्याय को दुरुस्त बनाना है, तो पंजाबी पढ़नी भी आनी चाहिए, पंजाबी समझने भी आनी चाहिए। क्योंकि हर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं आएगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर कुछ अनपढ़ लोग भी आएंगे, कोर्ट के अंदर कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको केवल पंजाबी आती होगी, हरियाणवी नहीं, सॉरी, हिंदी नहीं आती होगी, इंग्लिश नहीं आती होगी, तो आप कैसे काम करोगे? तो आपको काम चलाने लायक तो आनी चाहिए। तो इसलिए वो क्या है, दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्या कर दिया, सेक्शन 15 की वायलेशन नहीं है। इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने कहा कि भाई रिसर्च जो है गुरु गोविंद सिंह पर रिसर्च करो, उसको भी, उस पर भी केस डला था, उस पर भी यही बात आई थी कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? रिलीजन के आधार पर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने भी ये संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, ये किसी जाति वर्ग के नहीं होते, वो संपूर्ण मानवता के वेलफेयर की बात करते हैं। दे ऑलवेज टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ होल द रीजन, पूरे इलाके की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं। समटाइम्स देयर थॉट्स आर इंटरनेशनल। जैसे दयानंद की हम बात करें, विवेकानंद जी की हम बात करें, तो विवेकानंद क्या कहते हैं? माई थॉट्स आर इंटरनेशनल। मैं जो कह रहा हूं दैट इज बियॉन्ड बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के परे।
यू कैनॉट लिमिट दोज वर्ड अप टू बाउंड्रीज। तो यहां पर क्या हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इस तरह से। तो आप समझ गए क्यों नहीं होगी? वो इसलिए कि ये जो महापुरुष हैं ये एक किसी पर्टिकुलर जाति की जागीर नहीं है। कबीर को आज सब पढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह की किस्से कहानियां सब पढ़ते हैं, उनसे मोटिवेट भी होते हैं। तो इसलिए देन कम क्लॉज 2। क्लॉज 2 अब हम देखेंगे वो क्या कहता है। क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली, देन अगेन द वर्ड कम्स ओनली, फिर दोबारा ओनली आ रहा है, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम be subjected to any disability, liability, restriction or condition with regard to, किन चीज से संबंधित? पहला देखो, ए देखो, access to shop, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। इस आधार पर, क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय क्या था स्थिति, मंदिरों के अंदर रोक थी, लोग बाग सीट छोड़ के खड़े हो जाते थे, कौन है, कौन से गांव का है, इस गांव में, कौन सी जाति से, इससे, यहां से खड़ा हो, इस चल, खड़ा होके चल। तो ये सारी चीजें होती थी। तो इसलिए क्या कह दिया इन्होंने कि इन चीजों के अंदर ये जो पब्लिक प्लेस है, जब आपने दुकान खोल दी, आप मना नहीं कर सकते मैं इनको सामान दूंगा, इनको नहीं दूंगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है कि मुसलमानों से सामान मत लो, मुसलमानों से सामान मत लो ये नहीं कहा जा सकता। मुसलमान अपनी या हिंदू है अपनी दुकान के ऊपर नाम लिख दे, अब ये डिस्कशन उसकी है, उसको लेना है नहीं लेना। तो यदि वो कोई इसको फोर्स करता है कि इनकी दुकान से सामान नहीं लेना, तो वो किस में हिट कर जाएगा, आर्टिकल 15 के। तो ये कह रहा है एंटरटेनमेंट में, पब्लिक जगह में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, सब जगह इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बी देखो, और द यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड एंड डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ पब्लिक। अब इसमें दो बात है, एक ही क्यों लिख दिया डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, वो इसलिए लिख दिया कि सरकार के जो रोड है ये है, इनमें तो है ही है, कुएं हैं, घाट हैं, जैसे अब सरोवर बने हुए हैं, यहाँ जो सरोवर है आपका अमृतसर के अंदर, स्वर्ण मंदिर के अंदर, या कुरुक्षेत्र के अंदर जो है, तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता कि इस जाति के लोग यहाँ नहीं स्नान करेंगे या नहीं आएंगे या गंगा घाट पे नहीं आएंगे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस साथ एक चीज और कह दी इन्होंने, एक कह दिया और डेडिकेटेड टू जर्नल यूज ऑफ पब्लिक। डेडिकेटेड टू जर्नल यूज ऑफ पब्लिक का मतलब क्या है? किसी समय में दो परिवार थे, उन दो परिवारों ने क्या कर दिया, ये जमीन उनकी थी, उन्होंने सारों ने मिलकर अपने प्लॉट्स बना दिए, यहां पर बड़े बड़े प्लॉट्स काट दिए, और ये जो रास्ता था, दिस रोड वॉज मेंट फॉर दीज फैमिलीज, इनके लिए था, तो इनका प्राइवेट था ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अंदर प्लॉटिंग और कर दी, यहां से एक रास्ता निकाल दिया, ये कर दिया, और इसके अंदर किसी और को बेच दिया, आउटसाइडर को, परिवार से बाहर वालों को। तो अब ये क्या हो गया, जब तक ये परिवार यहां रह रहे थे, एक फैमिली के रह रहे थे, तो ये अरेंजमेंट क्या था, ये पर्सनल था। द मोमेंट यहां इस व्यक्ति ने यहां प्लॉटिंग कर दी, रास्ता निकाल के चार अलग अलग लोगों को, किसी को भी डाल दिया, तो ये जो रास्ता है अब ये कैसा बन गया, जर्नल बन गया, और इसको देना पड़ेगा। तो ये है डेडिकेटेड टू जर्नल यूज ऑफ पब्लिक। फिर इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया, अब हम क्लेम नहीं कर सकते। तो अब इसमें यदि हम कहें कि ये जाति वहां से नहीं गुजरेगी, यहाँ के लोग नहीं गुजरेंगे, इस सेक्स के लोग नहीं गुजरेंगे, वहां के नहीं गुजरेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। या एक और उदाहरण और लेते हैं, यहां पर इन्होंने एक मंदिर बनाया था, तो वो मंदिर था पहले एक्सक्लूसिव इन परिवारों के लिए, लेकिन उसके बाद इट वॉज ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ये खोल दिया गया, सबके लिए खोल दिया, तो अब वो क्या हो जाएगा, डेडिकेटेड टू जनरल यूज ऑफ पब्लिक। तो वहां पर वो होने के बाद अब कोई भेदभाव नहीं हो सकता।
मेरा तांगा है, पर्सनल है, जब तक ठीक है, मैं चला रहा हूं उसको, या कोई बस है, मेरी पर्सनल बस है, ठीक है, मैंने अपनी फैमिली के लिए रखी हुई है, जब तक ठीक है। जैसे ही उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर मैं डिक्लेयर कर दूंगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, डेडिकेटेड टू जनरल यूज ऑफ पब्लिक, उसके बाद कोई वायलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो समझ में आ गया सेकंड क्या कह रहा है। और पार्टली या स्टेट फंड से है तो है ही। उसके बाद अब प्रोविजंस और एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15(1)(2), अब इनके साथ एक्सेप्शंस भी है। अब उन्हें कह दी ठीक है, नहीं करोगे भेदभाव, यहां तक तो ठीक है, लेकिन भेदभाव करना भी है। क्यों? तभी सारी जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को मेन धारा में, मुख्य धारा में तो लेके आना है, सबकी उन्नति करनी है ना। अलग अलग फुटिंग के ऊपर है, कोई यहां खड़ा है, कोई यहां खड़ा है, कोई यहां खड़ा है, कोई यहां खड़ा है। हमें क्या करना है, हमने जब सोशलिज्म की बात की है, सोशलिस्ट कंट्री की बात की है, तो उसमें क्या है, रिसोर्सेज का समान उपयोग, सबको साथ लेके चलना, पैसों की दृष्टि से और दृष्टि से भेदभाव कम से कम होना उनके अंदर, तो सबको उठाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। तो उसमें हमने क्या कर दिया, एक्सेप्शंस कर दिया, प्रोवाइजो कर दिया। जहां वर्ड आता है प्रोवाइजो, तो प्रोवाइजो का मतलब होता है प्रोविजन, कि ये तो मेन है। ये जैसे मैं एक जनरल स्टेटमेंट देता हूं क्लास के अंदर कि 6 तारीख को क्लास की छुट्टी रहेगी, ये जर्नल है। लेकिन यदि उस दिन सर क्लास लेना चाहें तो आपकी छुट्टी नहीं होगी। अब वो सब्जेक्टिव टू क्या होगे कि फलाने सर क्लास लेंगे तो छुट्टी नहीं है, यदि वो नहीं लेंगे तो छुट्टी है। तो जैसे ऑल संडे विल रिमेन क्लोज्ड, बट इफ सर को लगे कि भाई एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए पेपर के लिए, तो यू हैव टू कम। तो ये क्या हो गया, प्रोविजन हो गया, एक्स्ट्रा प्रोविजन हो गया। एक जर्नल जो रूल है उसके ऊपर एक क्लॉज लग गया। ठीक है, तो यहां पर तो एक्सेप्शन देखो, क्लॉज 3 क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहां तक तो हमने बात कर दी, सेक्स की बात कर दी ना हमने ऊपर। तो सेक्स में क्यों कौन आता है, मेल फीमेल। ठीक है, तो अब हमने जहां सेक्स की बात कर दी, यहां मेल फीमेल की बात कर दी यहां पर, तो यहां पर क्या हो गया, अब हम कह रहे हैं कि वुमेन एंड चिल्ड्रन, हमने कह दिया कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन स्पेशल प्रोविजंस वंचितों के लिए, जिनको लाभ नहीं मिल रहे उनके लिए, जिनको रोजगार नहीं मिल रहे उनके लिए, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही उनके लिए हम स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। तो हमने क्या कह दिया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, ये आर्टिकल स्टेट को क्या करने से नहीं रोकेगा, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए और औरतों के लिए। तो जैसे बच्चों के लिए एजुकेशन स्पेशल प्रोविजन हो गया, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन हो गया, स्पेशल प्रोविजन हो गया, पॉलिटिक्स के अंदर स्पेशल सीट रिजर्व कर दी, स्पेशल प्रोविजन हो गया। तो स्पेशल प्रोविजन किस लिए किए जा रहे हैं, ताकि ये भेदभाव को खत्म करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए नहीं किए जा रहे कि एक समय के बाद पॉलिटिक्स के अंदर इतनी औरतों की एंट्री हो जाए कि रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, देन तो फिर क्या कर दिया, 10 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन ए कॉलेज डज नॉट ऑफेंड आर्टिकल 15(1). एक कॉलेज ने रिजर्वेशन कर दिया कि महिलाओं के लिए इतनी सीट रिजर्व है, कर सकता है, क्योंकि यहां आर्टिकल 15(1) और 2 उसको वैलिडेट करते हैं, इनका प्रोवाइजो, इसलिए। फिर उसके बाद क्लॉज 4 हम देखेंगे, नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लॉज 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for advancement of any social and educationally backward classes of citizen and for scheduled caste and scheduled tribe। यहां से सबसे पहले क्या निकला, रिजर्वेशन निकला। तो रिजर्वेशन का आधार क्या बन रहा है यहां पर, फॉर एडवांसमेंट ऑफ, पर्पज क्या है, द पर्पज इज एडवांसमेंट, किनका, एडवांसमेंट ऑफ किनका हो गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इनके एडवांसमेंट के लिए हम बात कर सकते हैं। क्योंकि
हमने कौन सपोर्ट कर रहा है इसको? इसको 14 भी, आर्टिकल 14 भी सपोर्ट कर रहा है। आर्टिकल 14 में कौन सा? आर्टिकल 14 की हमने बात की थी ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हमने क्या बना दी? एक क्लास बना दी यहां पर। और वो क्लास किन लोगों की हो गई? सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड सिटीजन, क्लासेस ऑफ सिटीजन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, उनकी। और ये जहां है, तो जैसे मान लो ये पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया के अंदर ये जो एरिया है, यहां ना स्कूल थे, ना कोई जमीन उपजाऊ थी, यहां जो लोग रह रहे थे बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन ही कर रहे थे। तो सोशली भी बैकवर्ड थे, यहाँ एजुकेशनली बैकवर्ड थे ये लोग। अब यहाँ जो पॉपुलेशन रह रही थी, ये हमने देखा कि ये जो पॉपुलेशन है इसमें मेजोरिटी इस एक्स कास्ट से है, और माइनॉरिटी कोई थोड़े से हैं वो वाई कास्ट से हैं। लेकिन जो माइनॉरिटी के अंदर है दे आर वेल ऑफ, वो अच्छे से सक्षम है। तो हमने क्या कर दिया? एक्स क्लास को यहां पर हमने क्या कर दिया? एक्स कास्ट को हमने रिजर्वेशन दे दिया। बट दैट रिजर्वेशन वाज मेनली बेस्ड ऑन सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। और इसके अलावा एक प्रिंसिपल और था। एक प्रिंसिपल और क्या है? एक प्रिंसिपल और है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऐसे समझ लो कि मान लो एक जगह ये रहते हैं यहां पर 100 लोग, और इन 100 लोग के अंदर 30 ए कास्ट से हैं, और 30 बी कास्ट से हैं, और 40 सी कास्ट से, ये है। लेकिन 100 ही नौकरी है सरकारी, तो उसमें ए कास्ट से केवल 5 लोग हैं, बी कास्ट से 55 लोग हैं, और सी कास्ट से 40 हैं। तो इसका मतलब क्या है? जितने लोग हैं उसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन किनका नहीं है? ए का नहीं है। तो कितना बिलो है वो दैट इज 25% बिलो। और यहां पर ज्यादा है तो हम किनको देंगे? इनको रिजर्वेशन दे देंगे, ताकि वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हमारा हो सके। ठीक है, तो यहां तक ये कोई डाउट है तो बताओ। फिर इस पे कुछ केस हैं, वो लिख लो, लैंडमार्क केस। चलो बाद में लिखवा दूंगा, पहले 1-2 मिनट है तो एक क्लॉज 5 भी ले लेते हैं। तो क्लॉज 5 provides that nothing in Article 15 or in Article 19(1)(g) prevent the state in making special provisions by law for the advancement of socially and educationally backward class of citizens or SC/ST, insofar as such special provisions relate to admission to educational institutions, including private ones, whether aided or unaided by state, other than minority education institutions refer in class 30। तो माइनॉरिटी का ये हम पढ़ेंगे, जब 30 पढ़ेंगे तब वी विल मेक अ कंपैरिजन। इन्होंने क्या कह दिया कि किसी भी सोसाइटी को एजुकेशनल एंड सोशली बैकवर्ड है, उसको आप ऊपर करना है तो हमें कहाँ रिजर्वेशन देना पड़ेगा? रिजर्वेशन हमें इंस्टीट्यूट्स में देना पड़ेगा, स्कूल्स में देना पड़ेगा। और जब यहां से रिजर्वेशन निकलता आएगा तभी तो उनको पढ़ने का अवसर मिलेगा। जब उनको अवसर ही नहीं मिलेगा तो हम पढ़ कैसे पाएंगे? तो यहां पर इसलिए 5th क्लॉज क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट वगैरह में, इन सब में हो सकता है ये सारी चीजें, रिजर्वेशन हो सकता है। और इसी के आधार पर फिर आगे चल के नौकरी में भी रिजर्वेशन जो हुआ है वो भी, उसके आधार भी यही है। तो यहां पर आप लिख लो केस, जो मेन जो केस था उसके अंदर ये जो 5th क्लॉज है ये 93 अमेंडमेंट में 2005 में डाला है। 5th क्लॉज इसके अंदर 15 के अंदर 5th क्लॉज 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंदर डाला है। ठीक है, तो उससे पहले, क्योंकि रिजर्वेशन हमने कब लागू की थी? 90 के बाद लागू की है, उसके बाद ओबीसी वगैरह की जो लागू की है उसके बाद फिर ये सारा कुछ हुआ है। तो इसके अंदर 2 केस हैं।
स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन 1975। तो उसका आधार क्या था? इन्होंने कहा कि गांव से आ रहा है इसका मतलब नहीं है कि वो बैकवर्ड है। गांव से आ रहा है इसका मतलब क्या है? कि वो बैकवर्ड है, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, ऐसा नहीं है। वो भी हमें देखना होगा कि रूरल बैकग्राउंड का मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं होता। बहुत सारे गांव होते हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं, और बहुत सारे उनके अंदर सारी चीजें होती हैं, आसपास स्कूल भी होते हैं। और कुछ गांव तो ऐसे होते हैं, जैसे मैं हरियाणा के गांव को जानता हूँ, कोसली गांव है। अब तो खैर वो नगर पालिका बन गया, लेकिन पहले कोसली था। वो अकेला ऐसा था जिसमें 100 से ज्यादा कर्नल्स हैं अकेले गांव में। हर घर से कोई ना कोई फौजी है, और कमीशनड ऑफिसर्स दुनिया भर के हैं। 100 से ज्यादा कर्नल मैंने बता दिए इस तरह से। तो इसी तरह से एक दूसरा केस हुआ था, अपेक्स कोर्ट इन द स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जीडी तीर्थानी। तो ये 2003 का हुआ था। तो ये कॉमन एंट्रेंस पे और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पे हुआ था, ग्रेजुएट कोर्स के अंदर। कि जैसे इनके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज जो होते थे, एमएस वगैरह जो है, पीजी कोर्सेज है, उनके अंदर रिजर्वेशन की बात होती है, उसको लेके था। तो इसके अंदर भी इसी चीज को फेवर किया था उन्होंने कि मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो और एक केस और लिख लो, के एच श्रीराज वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला 2006। ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आज दो ही मेन आर्टिकल हमारे हो पाए, लेकिन ये बहुत लैंडमार्क है, 14 और 15। ठीक है, तो 14 और 15 को हम लेके यहाँ से कल हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।